किरण, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम क्लास 5 में भाषा और व्याकरण के साथ प्रेजेंट हैं। आज हम देखते हैं भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? थोड़ा सा आप विचार करिए, आप क्लास 5 में हैं तो थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ तो जानते होंगे कि भाषा है क्या। भाषा हमारे जो मन के अपनी बातें होती हैं या विचार होते हैं, जब हम दूसरे से कहते हैं और फिर उनकी बात सुनते हैं या समझते हैं, वही एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो इसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी बातचीत, अगर हम बोले ही ना तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन इस समझने की चीज के लिए ही हमें ये हमारे पूर्वजों ने ये भाषा का आविष्कार किया है कि इसके द्वारा हम अपनी बातों को कहें और समझें और समझाएं। भाषा तो सबकी होती है, मनुष्यों की होती है, जानवरों की होती है, सबकी अपनी भाषा होती है। मनुष्यों की तो भाषा इसीलिए होती है कि हम अपनी बातों को कह सकें। पर क्या जानवरों की भाषा, जो पशु पक्षी हैं उनकी भाषा, क्या भाषा में उनकी गिनती होती है? नहीं, उनकी भाषा में कोई गिनती नहीं होती, लेकिन अपनी एक पहचान है उनकी। ये जो भाषा है वो सिर्फ हमारे मनुष्यों के लिए है, जिसकी पहचान की वजह से, जिसके द्वारा हम अपनी बात को कह सकें, भावों और विचारों को प्रकट कर सकें, वही भाषा है। भाषा सिर्फ एक साधन मात्र है जिसके द्वारा हम प्रयोग करके एक दूसरे की बातों को समझते हैं। कोई अपनी बात को लिख के बोलता है, कोई अपनी बात को कह के बोलता है, मतलब लिखता भी है और पढ़ता भी है, वो एक अलग भाषा हो जाती है। मतलब भाषा का ही माध्यम है। कोई अपने बातों को बोलता है और सुनता है, वो भी भाषा का माध्यम है। तो ये भाषा का माध्यम जो होता है वो इंसानों के लिए ही है। जानवर की अपनी कोई लैंग्वेज या भाषा नहीं होती है, पशु पक्षियों को कोई लैंग्वेज या भाषा नहीं, वो हमारे में गिनती उनकी नहीं होती है। हमारा जो साधन है अपने विचारों भावों को प्रकट करना, वो भाषा है, वो एक साधन है, लेकिन वो सिर्फ मनुष्यों तक सीमित है। भाषा अच्छा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। पहली मौखिक, दूसरी लिखित। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोल के व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों से कह के व्यक्त करते हैं। हम अपनी हर एक चीज बोलते और कहते हैं। आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते होंगे, फोन से बात करते होंगे, ग्रुप में बात करते होंगे, घर में लोग बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो मौखिक भाषा होती है अपने विचारों को और बातों को व्यक्त करने का। वो एक तरीका होता है। हम अपनी हर एक चीज किसी ना किसी से कहते हैं और फिर उनकी बात सुनते भी हैं। तो ये किस में आता है? ये मौखिक भाषा में आता है। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। इसमें आप फोन यूज करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो लिखित भाषा हो जाती है। जब आप फोन पे बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाती है। आपने एक ही काम उसमें दोनों, मतलब एक फोन से आपने दोनों काम कर लिए, जिसमें लिखने का भी काम किया और बोलने का भी काम किया। तो जब आप चैट करते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाती है, और जब आप फोन पे बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाती है। किसी को आपके स्कूल में या आपके साथ में आप जैसे कोई गेम खेलते हैं, उसमें कुछ लिखने वाला गेम हुआ तो वो लिखने का माध्यम हो जाता है, जिससे आप अपने लिख के और दूसरे की बात को समझा पाते हैं। एक टाइम होता है जिसमें आप जैसे आपकी क्लास में हिंदी में ही चिट्ठी लिखना, जिसको लेटर बोलते हैं, चिट्ठी लिखना सिखाया जाता है, तो वो एक माध्यम होता है कि आप अपनी बात को लिख के समझा सकें और समझ सकें। तो ये अनेक प्रकार के भाषा के माध्यम हो जाते हैं, जिसमें लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के भाषाएं आती हैं। अभी हमने देखा कि मतलब भाषा के प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिस भाषा में हम अपनी बातों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा होती है, और जिन भावनाओं विचारों को लिख के प्रकट करते हैं, वो आपकी लिखित भाषा हो जाती है। भाषा के कौशल, मतलब हम भाषा को और कितनी तरह से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला होता है बोलना, जिसमें हम अपनी बातों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं बोल के। दूसरा होता है सुनना। आपसे किसी ने अगर अपनी बात कही, बात समझाई, तो आपने सुना और समझा, मतलब समझ रहे हैं आप।
यहाँ बोल के भी आप अपनी बात को समझा रहे हैं, यहाँ सुन के भी आप दूसरे की बात को समझ रहे हैं। तीसरा होता है लिखना। आप अपनी बातों को लिख के समझा सकते हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको लिखने आता है, वो अपनी भाषा को लिख के समझाते हैं। चौथा होता है पढ़ना। आप रीडिंग करते हो, वो भी एक तरीका होता है, क्योंकि आप जो रीडिंग करते हो उसमें जो लिखा होता है वो भी तो आप समझते हो ना पढ़ के। तो ये 4 कौशल होते हैं। आप ये कौशल क्यों कहे गए हैं? मतलब परफेक्शन, कि आप इन चीजों को जानते हो, बोल के भी आप अपनी बातों को समझाते हो, सुनते हो तब भी बातों को समझते हो, लिख के भी किसी की बात को समझते हो, और बोल पढ़ के, मतलब जहां कहीं लिखा भी होता है तो भी आप अपनी बातों को और समझते हो, समझाते हो। तो ये 4 कौशल जो होते हैं वो समझने और समझाने के होते हैं। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में और देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, ये सारे जो देश हैं उसमें अलग अलग तरीके की अपनी भाषाएं होती हैं और संस्कृति होती हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो राज्य आपने देखी कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत से बाहर भी अनेक प्रकार की भाषाएं, चाइनीज, जापानीज, बाकी जो हमारे देश की भाषाएं हो जाती हैं, कहीं मलयालम है तो कहीं तमिल तेलुगु है तो कहीं पंजाबी है, कहीं उर्दू है। तो ये हमारा जो भारतवर्ष है वो विविध विविध लैंग्वेज से भी भरा पड़ा है। तो उसी में हम कुछ राज्य देखते हैं जहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल, जो बंगालीज होते हैं क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं, ठीक। उड़ीसा, उड़िया। आंध्र प्रदेश, तेलुगु। कर्नाटक, कन्नड़। केरल, मलयालम। तमिलनाडु, तमिल। आप यहीं पे देखेंगे कि ये साउथ के जो प्रदेश हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वहाँ ही अपने अपने राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये कहा तो जाता है साउथ का क्षेत्र, पर ऑलरेडी यहाँ पे जो दक्षिण भारत है वहीं पे आपकी देखेंगे भाषा की कितनी विविधता है। भाषा में जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है उसको हिंदी कही गई है। जो हमारे देश, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। लेकिन यहाँ पे विभिन्न राज्यों की भाषाएं आपने देखी अलग अलग बोली जाती हैं। हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये जो हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं, जो उसका परिवार है, लेकिन उपभाषाएं कही जाती हैं। इन भाषाओं की श्रेष्ठ जो साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है रामचरितमानस, जो अवधी में लिखा गया है। ये महाकाव्य है। सुरसागर ब्रज भाषा का महाकाव्य है। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये आपने देखा कि इतने भाषाओं में अपनी अलग अलग साहित्य हैं, अपने अलग अलग भाव हैं, विचार हैं, और उसमें भी बहुत से ऐसे रस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और ये सारे हिंदी भाषा के ही उपभाषाओं में, उपपरिवार में उसके सम्मिलित हैं। अभी हमने भाषा देखा और कहा क्या, किस राज्य में क्या भाषाएं बोली जाती थी। अब हम लिपि देखेंगे। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? हम जिस माध्यम से भाषा को लिखने के लिए चिन्ह बनाते हैं वो लिपि कहलाती है। मतलब अपनी भाषा, ये जो भाषाएं हैं, जितनी भाषाएं हैं, उसको लिखने के लिए एक चिन्ह बनाया जाता है। एक सांकेतिक भाषा होती है, उसको चिन्ह लिख के बनाया जाता है कि हम इस फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे आपने हिंदी देखा, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, बट संस्कृत लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आते हैं। तो इसी तरह हर भाषा का अपना होता है, एक संकेत होता है जिसके द्वारा हम भाषा को लिखते हैं, और जिन संकेतों के द्वारा हम भाषा को लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक। लिपि। अब देखिए, ये भाषा जो है और लिपि है, हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। ये दोनों भाषाएं हमारे यहाँ की नहीं है, बाहर से आई हुई, इसी वजह से ये फारसी में लिखी जाती है उर्दू, और अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी, गुरमुखी, ये हमारे यहाँ की भाषा है, इसलिए गुरमुखी लैंग्वेज में लिखी जाती है। गुजराती देवनागरी,
जो हिंदी की देवनागरी है वो आपकी गुजराती और मराठी दोनों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। एक बार और देख लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। उर्दू फारसी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, और गुजराती और मराठी ये दोनों आपकी देवनागरी भाषा में लिखी जाती हैं। तो लिपि द्वारा लिखित भाषा के विभिन्न भाषाओं में साहित्य की रचना होती है और इसी रूप में हम यह सुरक्षित रखते हैं। मतलब ये भाषाएं जो हैं जिसमें लिपि है काफी अपनी अपनी भाषा में, जैसे कि हिंदी में भी कुछ साहित्य लिखे गए हैं, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, ये सारी जो भाषाएं हैं इसमें अपने अपने साहित्य अपनी जो लिपि है उसमें लिखे गए हैं और संग्रहित है। अच्छा, ये तो हो गई लिपि। अब जब हम बोली की बात करते हैं, मतलब बोली हम जो बोलते हैं, बोली, प्रत्येक भाषा में स्थान स्थान पर अंतर होता है। आपने देखा ही होगा कि वो एक कहावत है हिंदी की, 5 कोस में बोली बदले 5 कोस में पानी बदले, ऐसे एक कहावत है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार की भाषा है कि थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी दूर दूर पे ये आपकी जो भाषा है, कहीं हिंदी है तो कहीं संस्कृत है, कहीं उर्दू, पंजाबी, ये अपनी अपनी भाषा है। और हमारे यहाँ भी जो हम लोग भाषा में बात करते हैं तो कहीं थोड़ी कोई और लैंग्वेज टोन वही होती है, थोड़ी टोन चेंज हो जाती है, थोड़ी मात्रा इधर उधर करके इंसान की थोड़ी अपनी अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। ठीक है, इस बदलाव से ही विभिन्न बोलियों का जन्म होता है। स्थान की विभिन्नता के कारण एक भाषा के विभिन्न रूप होते हैं और क्षेत्रीय बोली के रूप में अलग प्रचलित होते हैं। इसी बोली भाषा का मौखिक रूप होता है और लिखित होता है। मतलब कुछ भाषाएं हम बोल के, आपने देखा ही, अभी हमने पढ़ा कि कुछ भाषाएं हम बोलते हैं और कुछ लिखते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ बोली और भाषाएं बोली जाती है उसमें अनेक साहित्य की रचना होती है, अनेक विविध भाषाओं की रचना होती है। ये सारे जो हैं हमारे भाषा में और लिपि में आते हैं। मतलब भाषा अपनी होती है और उसमें लिपि में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। जो स्थानीय भाषा होती है उसमें कुछ लोग साहित्य को लिखते हैं और संग्रहित करते हैं। ठीक है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। जो ये एक एग्जैक्ट जो लैंग्वेज थी यही थी कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। ठीक, अब राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। राष्ट्रभाषा, अभी हमने बताया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी भाषा हमारे देश में बड़े भूभाग पर बोली जाती है। मतलब जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है वो बड़े पैमाने पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, भारत के जो प्रमुख हिंदी राज्य हैं वो आपकी यही हैं जो बोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, बिहार, ये सारे जो राज्य हैं वो दिल्ली तक, ये सारे जो भूभाग हैं वो हमने आप देखा कि भाषा जो है हमारे हिंदी भाषा जो हमारे जहाँ ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग हो जाए। जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि ऐसे जगह है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग हो जाता है। अब हम वो बात करेंगे मातृभाषा की। मातृभाषा, मातृभाषा क्या है? जो भाषा हमें जन्म से अपने परिवार से मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। मतलब कि मैं जो बोल रही हूँ ये हमारे परिवार में भाषा बोली जाती है, इस वजह से हम ये भाषा प्रयोग करते हैं। काफी परिवारों में शुरू से ही इंग्लिश प्रयोग होती है, मतलब वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो वहां पे इंग्लिश ही, परिवार में भी इंग्लिश ही बोली जाती है तो वो उनकी भाषा ही अंग्रेजी हो जाती है। काफी परिवारों में जैसे गुजराती है, वो जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो वो गुजराती नॉर्मल बोलते हैं तो वो अपने परिवार में गुजराती बोलते हैं। मराठी, वो अपने परिवार में मराठी शुरू से बोलते हैं, उनकी बच्चे भी वही सीखते हैं, वो भी वही सीखते हैं, तो इसलिए वो मराठी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम अपने परिवार में सीखते हैं जिस भाषा को, वही हमारी मातृभाषा, मतलब जो हमारे माता पिता से हमें जो भाषा मिलती है परिवार में वही हमारी मातृभाषा हो जाती है। तो हमारे भारतवर्ष में वैसे भी ज्यादा जो राज्य हैं अलग अलग, आपने देखा भाषाएं बोली जाती हैं,
उनको उनके घर में जो भाषा बोली जाती है, जो वो सीखते हैं, जिस भाषा में वो बोलना सीखते हैं, अपनी बातों को कहना सीखते हैं, वही उनकी मातृभाषा हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है वो हमारी राजभाषा होती है। मतलब हमारे भारतवर्ष में जो हमारे दफ्तर, सरकारी दफ्तर हैं, कोर्ट कचहरी हैं, राज्य भवन, संसद भवन, ये जो हैं जहां पे मुख्य सरकारी कामकाज होते हैं, वहां पे जो भाषा यूज होती है वही उस देश की राजभाषा हो जाती है। ठीक है, तो राज्य में जो भाषा प्रयोग हो जाती है सरकारी कामकाज करने के लिए, वही उस राज्य की, उस देश की राजभाषा हो जाती है। ठीक, भाषा देखा, अब आगे हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण क्या है, कैसे है और क्यों है। क्या है का मतलब है कि व्याकरण है क्या, हम क्यों इसे पढ़ते हैं या इसकी जरूरत क्या है हमें। तो व्याकरण देखिए, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की जरूरत हमें बोलने में भी पड़ती है, लिखने में भी पड़ती है और पढ़ने में भी पड़ती है। जब हम भाषा का पढ़ रहे थे, भाषा क्या है, क्यों है, उसमें आपने देखा जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, अब हम अगर किसी को ये बोल दें कि तुम पढ़ रही थी, ये सेंटेंस हम एक लड़के को कह रहे हैं और इसकी मीनिंग लड़की के लिए हो रहा है, तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? तुम पढ़ रहे थे, हम ये सेंटेंस किसी लड़की से कहते हैं और मीनिंग निकलता है लड़के के लिए, तो गलत हो जाता है। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें वही शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है कि हम किस प्रकार व्याकरण का प्रयोग करके अपने विचारों को और जो भावनाओं को लिखते हैं या फिर किसी और की बात को सुनते हैं, उसको हम कहीं सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्याकरण हमने देखा कि व्याकरण क्या है, मतलब व्याकरण वह है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, अब हम व्याकरण के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि कितने भाग होते हैं। कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में हम वर्णों तथा उसके उच्चारण प्रकारों आदि पर विचार करते हैं। वर्ण तथा उसके उच्चारण प्रकार, वर्ण तथा उसके उच्चारण प्रकार। वर्ण विचार में हम वर्ण तथा उसके उच्चारण प्रकार के बारे में विचार करते हैं। दूसरा है शब्द प्रकार विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति, रचना आदि पर विचार करते हैं। शब्द के प्रकार, उत्पत्ति व रचना के बारे में हम विचार करते हैं। ठीक है, शब्द विचार में हम शब्द के प्रकार, उत्पत्ति और रचना के बारे में विचार करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। इस वाक्य में उसके भेद, मतलब वाक्य के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार करते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, रचना व विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में विचार करते हैं। ये सारे हमने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं। अगले वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।